नमस्कार दोस्तों, हर्ष के साथ राज यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, इस लेक्चर में एल्टन मियो के बारे में हम सभी पढ़ेंगे। यूजीसी नेट पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का जब आप सिलेबस देखेंगे तो यूनिट जो सेकेंड है उनमें एल्टन मियो के बारे में वर्णित किया गया है। तो हम सभी एल्टन मियो के बारे में पढ़ाई करते हैं। दोस्तों, लेक्चर स्टार्ट करने से पहले आपसे हमारी रिक्वेस्ट है कि अगर आप मेरे लेक्चर से आपको कुछ भी फ़ायदा हो तो ज़रूर लाइक साथ साथ सब्सक्राइब ज़रूर करें। तो दोस्तों, स्टार्ट करता हूँ। एल्टन मियो का जो टेन्योर रहा था, उनका जो टेन्योर है 1880 से लेकर 1949 के बीच उनका टेन्योर रहा है। प्रथम पॉइंट जो है, मियो का जो जन्म रहा है 1880 में एडिलेड ऑस्ट्रेलिया में हुआ था। एल्टन मियो के कुछ प्रमुख पुस्तकें हैं, जिनमें से 3 प्रमुख पुस्तक है। प्रथम पुस्तक है द ह्यूमन प्रॉब्लम्स इन इंडस्ट्रियल सिविलाइजेशन, 1933 में प्रकाशित हुआ था। सेकेंड पुस्तक है द सोशल प्रॉब्लम ऑफ इंडस्ट्रियल सिविलाइजेशन, 1945 में प्रकाशित हुआ था। थर्ड पुस्तक है द पॉलिटिकल प्रॉब्लम ऑफ इंडस्ट्रियल सिविलाइजेशन, 1947 में प्रकाशित हुआ था। तो आपको याद रखना है क्योंकि ये एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। नेक्स्ट जो पॉइंट है दोस्तों, सन 1923 में उन्होंने फिलाडेल्फिया के नज़दीक एक कपड़ा मिल से अपने शोध अध्ययन की शुरुआत की। इस अध्ययन का जो नाम प्रथम जांच द फर्स्ट इंक्वायरी था। तो आपको याद रखना है कि एल्टन मियो ने अपने प्रथम जांच कहाँ से किया था, तो कपड़ा मिल जो फिलाडेल्फिया के पास है शोध अध्ययन शुरुआत की थी। इन्हें आरंभिक प्रयोग भी कहा जाता है, प्रथम जांच भी कहा जाता है, द फर्स्ट इंक्वायरी भी कहा जाता है। तो दोस्तों, लोक प्रशासन में मानव संबंध सिद्धांत जो है उनका अगर प्रतिपादक कहें तो एल्टन मियो को ही माना जाता है। तो उन मानव संबंध सिद्धांत में एल्टन मियो ने हॉर्थन प्रयोग किया है, जो कि ये प्रयोग 1924 से 1932 के बीच में ये एक्सपेरिमेंट मियो साहब के द्वारा किया गया। तो जानते हैं कि हॉर्थन प्रयोग में उन्होंने क्या किया है। तो मियो ने उत्पादन पर थकान, अवकाश एवं विश्राम की व्यवस्था का क्या प्रभाव होता है, उनके बारे में हॉर्थन प्रयोग में उन्होंने अध्ययन किया है। ये अध्ययन उन्होंने वेस्टर्न इलेक्ट्रॉनिक कंपनी शिकागो के हॉर्थन प्लांट में किए। इसी कारण इन्हें हॉर्थन प्रयोग कहा गया। तो आपको याद रखना है कि जो शिकागो के हॉर्थन प्लांट है वहीं पर ये प्रयोग किया गया था, इसीलिए इस प्रयोग का नाम जो है हॉर्थन प्रयोग रखा गया। इन प्रयोगों में फ्रिज जूल्स रोथिल्सबर्ग ने उनके सहयोगी के रूप में कार्य किया, जो आगे चलकर मानव संबंध दर्शन के प्रमुख प्रवक्ता बने। तो आपको ध्यान में रखना है, एग्ज़ाम में आपसे पूछा जा सकता है कि एल्टन मियो का जो हॉर्थन प्रयोग है उनमें सबसे बड़ा प्रमुख सहयोगी कौन था, उनका क्या नाम था। तो आपको ये नाम याद रखना है, फ्रिज जूल्स रोथिल्सबर्ग है। इनके और भी सहयोगी थे लेकिन ये प्रमुख सहयोगी रहे हैं। तो आपको ये नाम याद रखने हैं। नेक्स्ट पॉइंट है दोस्तों कि एल्टन मियो 1924 से 1932 तक अपने साथियों रोथिल्सबर्ग, वाइट, डिक्सन के साथ मिलकर 3 या 4 प्रयोग किए। आप यहाँ 3 भी कर सकते हैं। 3 प्रयोग किए जिन्हें हॉर्थन प्रयोग के नाम से जाना जाता है। तो आपको याद रखना है 1924 से 1932 के बीच में हॉर्थन प्रयोग उन्होंने किया है। तो संक्षेप में पहले हम जान लेते हैं कि हॉर्थन प्रयोग जो कि 1924 से 1932 के बीच हुआ था, उनमें 3 प्रयोग हुए हैं। प्रथम जो है बृहद प्रकाश व्यवस्था है, 1924 से 1928-29। कुछ पुस्तकें में 28, कुछ पुस्तकें में 29 रहती है। आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है, जैसा ऑप्शन रहे वैसा आप टिक लगाएंगे आंसर में। तो बृहद प्रकाश व्यवस्था जो है 1924 से 1929 के बीच, उनमें 2 प्रयोग हुए हैं। प्रकाश प्रयोग 1924 से 27 के बीच। उनके बाद रिले असेंबली टेस्ट रूम हुआ है 1927 से 1929 के बीच। सेकेंड प्रयोग जो है भावनाएं और मानवीय आवृत्ति पर हुआ है 1929 से 1931 के बीच, जिनमें व्यापक रूप से साक्षात्कार हुए थे। थर्ड जो हुआ है सामाजिक संगठन के बारे में 1931 से 1932 के बीच हुआ है। इनमें बैंक वायरिंग प्रयोग भी इनको कहा जाता है। और एग्ज़ाम में प्रश्न पूछा गया था
उद्योग में अनुपस्थितिवाद कब हुआ है? 1943 में हुआ है। वैसे ये हॉर्थन प्रयोग से संबंधित नहीं है, आपको ये ध्यान में रखना है। मैं एक जगह इस कारण इसको राइट डाउन किया हुआ हूँ, अगर ईयर के अनुसार पूछा जाए तो आपको ध्यान में रखने हैं। तो दोस्तों अब हम विस्तृत रूप से जानकारी लेते हैं कि एल्टन म्यो द्वारा जो है प्रकाश, जो महान प्रकाश प्रयोग हुआ है, जो हॉर्थन प्रयोग में जो 3 प्रमुख प्रयोग किए गए हैं उनमें क्या क्या चीज़ें कही गई है। तो महान प्रकाश व्यवस्था प्रयोग जो हुआ था 1924 से 27 के बीच में, इनमें प्रथम पॉइंट है, इस प्रयोग में म्यो और उनके साथियों ने छः लड़कियों के 2 समूह बनाए तथा दोनों को समान प्रकार के कार्य आवंटित कर दिए गए। नेक्स्ट है, इस परीक्षण में म्यो ने कार्य निष्पादन व प्रकाश व्यवस्था के मध्य सहसंबंध जानने का प्रयास किया। नेक्स्ट है, पहले दोनों समूहों में प्रकाश को कम ज़्यादा रखा गया तथा इसका उत्पादन पर प्रभाव जानने का प्रयास किया है। तो इस प्रयोग का निष्कर्ष क्या रहा? इसमें निष्कर्ष ये रहा कि प्रकाश के कम ज़्यादा करने का प्रभाव उत्पादन पर नहीं पड़ा, बल्कि उत्पादन में वृद्धि हुई, क्योंकि समूह को जानकारी थी कि उनके ऊपर परीक्षण किया जा रहा है। भौतिक परिस्थितियां उत्पादन को प्रभावित नहीं करती है। तो आप जान चुके कि जो महान प्रकाश प्रयोग हुआ है उनमें क्या क्या बातें कही गई। उनके बाद जो नेक्स्ट इन्होंने प्रयोग किया, उन प्रयोग का नाम था रिले असेंबली टेस्ट रूम प्रयोग, जो कि 1927 से 1929 के बीच में हुआ है। इनमें प्रमुख बातें हैं, म्यो ने इस प्रयोग में मजदूरी, विश्राम के क्षण, काम में लगने वाले समय को नियंत्रित किया तथा इन सभी सुविधाओं में पहले वृद्धि की तथा कुछ समय बाद इन सुविधाओं को समाप्त कर दिया गया। तो इनमें निष्कर्ष क्या निकला? पहले उत्पादन में वृद्धि हुआ जब ये सुविधाएं बढ़ाई गई। उनके बाद क्या हुआ? बाद में उत्पादन में गिरावट आया जब सुविधाएं समाप्त की गई, लेकिन कुछ समय बाद पुनः उत्पादन में वृद्धि हुआ। तो इस प्रकार कहा जा सकता है कि जो माना गया कि कार्य संतुष्टि जो है मूलतः अनौपचारिक संरचना पर निर्भर करती है। तो आपने देखा कि सेकेंड प्रयोग में इनकी कौन कौन से बातें प्रयोग की गई थी। नेक्स्ट जो इनके प्रयोग हैं, थर्ड जो प्रयोग हुआ था उनको साक्षात्कार प्रयोग या भावनाएं और मानवीय आवृत्ति 1929 से 1931 के बीच हुआ था। तो जो भी रहे, आपको साक्षात प्रयोग रहे या भावनाएं और मानवीय आवृत्ति रहे, तो आपको ध्यान में रखना है 1929 से 1930 के बीच में हुआ था। इनमें कुछ प्रमुख बातें हैं। इनमें मानवीय मनोवृत्तियों और भावनाओं पर एक गहन अध्ययन किया गया है। उनके बाद जो है, म्यो और उनके साथियों ने 21,126 श्रमिकों का साक्षात लिया था और इस प्रयोग का निष्कर्ष जो निकला, कंपनी द्वारा पहली बार समस्याएं सुनने को श्रमिकों ने सकारात्मक ढंग से लिया। उन्हें पहली बार लगा कि वे भी कंपनी का महत्वपूर्ण अंग हैं। जब उनसे साक्षात्कार म्यो और उनके साथी द्वारा लिया गया तो सभी श्रमिकों को यही लगा कि मैं भी कंपनी का अंग हूँ। इसीलिए कार्य संतुष्टि जो है मूलतः अनौपचारिक संरचना पर निर्भर करती है। तो आपको ध्यान में रखना है। ये इनका जो म्यो साहब का ये तीसरा प्रयोग था। उनका जो लास्ट प्रयोग का जो नाम है बैंक वायरिंग प्रयोग या सामाजिक संगठन, जो कि ये 1931 से 32 के बीच हुआ था। इनमें प्रमुख बातें ये है कि यह प्रयोग सोल्डरिंग टर्मिनल व तार लगाने वाले समूहों पर यह प्रयोग किया गया है। नेक्स्ट पॉइंट है, इस विभाग या समूह को वेतन उत्पादन के आधार पर मिलता था, अतः श्रमिकों ने कार्य के कुछ निश्चित मानक बना लिए थे जो निम्नलिखित हैं। जो इनके द्वारा मानक बनाया गया था वो इस प्रकार है। प्रथम जो है, बहुत अधिक कार्य करने वाला कर्मचारी है उसको रेट बस्टर कहा जाता था। जो बहुत कम कार्य करने वाला कर्मचारी है उनको चिसलर कहा जाता था। उनके बाद जो पर्यवेक्षक को चुगली करने वाला जो कर्मचारी था उनको स्वीक व्हीलर, जो कि
मुखबिर भी कहा जाता था। आपको याद रखना है, इन तीनों जो है विभाग के जो वर्गीकरण कर्मचारी द्वारा ही किया गया था, श्रमिकों द्वारा ही। तो दोस्तों आपने देखा कि हॉर्थन प्रयोग जो है एल्टन म्यो द्वारा जो किया गया है, उनमें इन 4 प्रयोग के माध्यम से हॉर्थन प्रयोग उन्होंने मानव संबंध से सिद्धांत को प्रतिपादित किया। लेकिन इन मानव संबंध सिद्धांत खासकर एल्टन म्यो की आलोचना भी हुई। तो आलोचना जो प्रथम इनकी प्रमुख आलोचना जो है, अमेरिकन ऑटो वर्कर्स यूनियन ने एल्टन म्यो व हॉर्थन शोध दल को निरीह समाजशास्त्रियों या काउ सोशलिस्ट की संज्ञा दी है। तो आपको ये बातें याद रखना है, क्योंकि एग्जाम में डायरेक्ट पूछ लिए जाते हैं कि म्यो को किसने काउ सोशलिस्ट जो है कहा है या निरीह समाजशास्त्रियों कहा है। तो आपको अमेरिकन ऑटो वर्कर्स यूनियन द्वारा कहा गया है। और लास्ट में हम देखते हैं कि हॉर्थन अध्ययनों का क्या निष्कर्ष हुआ। तो इन एल्टन म्यो के द्वारा जो ये प्रतिपादित किया गया है, इनमें प्रमुख बातें ये निकली कि किसी को भी औपचारिक संगठन के मामले में आर्थिक और तकनीकी पहलुओं पर बल देने के साथ साथ संगठन के मानवीय पक्ष की उपेक्षा नहीं करनी चाहिए। तो निष्कर्ष के तौर पर यही कहा जा सकता है कि म्यो द्वारा जो मानव संबंध सिद्धांत प्रतिपादित किए हैं, उनमें उनके द्वारा जो जोर दिया गया है, मानवीय पक्ष पर जोर दिया गया है, जो सिर्फ आर्थिक और तकनीकी पर ही जोर नहीं देना चाहिए, मानवीय पक्ष पर भी जोर देना चाहिए। तो दोस्तों आपको यह लेक्चर कैसा लगा आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। और दोस्तों आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब लाइक ज़रूर करें। साथ ही साथ आप मेरे टेलीग्राम ग्रुप से भी जुड़ें, जिनसे आपको कुछ महत्वपूर्ण PDF आपको वहां से मिल जाएगी। तो आप पढ़ाई करें, अच्छे से रहें। थैंक यू, धन्यवाद।